दोस्तों कोको कोला एक ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है जो पिछले 27 सालों से दुनिया भर के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में राज करता आ रहा है और आज के समय कोको कोला ने मार्केट के अंदर अपनी कम्प्लीटली मोनोपोली क्रिएट कर ली है। और आपको ये जानकर तो और ज्यादा हैरानी होगी कि आज के समय मार्केट में मैक्सिमम ड्रिंक या तो कोको कोला के अंडर आती है या फिर पेप्सी के, जैसे कि मिरिंडा, माउंटेन ड्यू एंड 7 अप, ये सभी पेप्सी के प्रोडक्ट है। और वही अगर हम बात करें थम्स अप, माजा, मिरिंडा, लिम्का एंड स्प्रिट, ये सभी कोको कोला के प्रोडक्ट्स है। लेकिन इंडिया में एक समय ऐसा भी था जब यही पेप्सी और कोको कोला कैंपा कोला के सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आज कैंपा कोला सिर्फ और सिर्फ नाम की जगह रह गए। और आखिर कैंपा कोला के डाउनफॉल की असली वजह क्या थी और आखिर कैसे आने वाले समय में कैंपा कोला रिलायंस के साथ जुड़कर एक बेहतरीन कमबैक करने की कोशिश करने वाला है। आइए आज की इस वीडियो में इसे हम डिटेल के साथ समझते हैं। वैसे कोको कोला की शुरुआत 1888 में जॉर्जिया के अटलांटा सिटी में हुई थी, लेकिन इंडिया में ये ब्रांड 1965 में एंटर हुआ था। शुरुआती कुछ साल कोको कोला के लिए बहुत ही सुनहरे साबित हुए थे, क्योंकि शुरुआत के दौर में इसने इंडियन मार्केट में मैसिव सक्सेस हासिल की और खूब सारे पैसे कमाए। दरअसल कोको कोला के उस समय सक्सेस के पीछे का मेन रीजन था उसका मार्केट के अंदर कोई भी कंपेटिटर ना होना, क्योंकि उस समय कोको कोला को टक्कर दे सके ऐसा कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड उस समय मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन साल 1974 में इनके ये अच्छे दिन खत्म होने शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि फेरा लागू कर दिया गया। और इससे हुआ यूं कि वो सारी फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है उसे आगे से अपना 65% कंपनी शेयर और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। अब यहाँ पर कोको कोला जो कि इंडियन मार्केट में अपने पैर पूरी तरह से फैला चुका था, तो इसीलिए उसने इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर बांधने के बजाय 65% शेयर देने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली थी कि कोको कोला ने अपनी सीक्रेट रेसिपी और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को शेयर करने से साफ तरह से मना कर दिया। और यही वो वजह बनी जिसकी वजह से साल 1977 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने कोको कोला को देश से बाहर कर दिया। अब कोको कोला के इंडिया से बाहर जाने के बाद भारत में एक ऐसी भी कंपनी मौजूद थी जो कोको कोला की वजह से बंद होने के कगार पर थी, और वो थी प्योर ड्रिंक्स, जिसने शुरुआत से लेकर एंड तक कोको कोला की बोतल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के अलावा टोटल मार्केटिंग, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट का भी काम संभाला हुआ था। और यही वो वजह थी कि सरकार के इस फैसले से प्योर ड्रिंक के मालिक चरणजीत सिंह बेहद नाखुश हुए, क्योंकि बात कंपनी के 2800 एम्प्लॉय की रोजी रोटी और कारोबार बचाने की नहीं थी। अब ऐसे में चरणजीत सिंह ने देखा कि भारत में ज्यादातर लोग कोको कोला से एडिक्टेड हो चुके हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साल 1977 में एक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया जिसका नाम था कैंपा कोला, जो कि मार्केट में आते ही सबसे पहले पार्ले ग्रुप के थम्स अप को टक्कर देने लगा। इसके बाद उसी साल 1977 में ही इंडिया में एक और सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च हुआ, डबल 7, लेकिन इसका टेस्ट लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसे तुरंत ही बंद करना पड़ा। वही दूसरी तरफ कैंपा कोला लोगों को खूब पसंद आ रही थी और गुजरते दिनों के साथ ये अपने मार्केट शेयर को भी एक्सपांड करते जा रहा था। अब वैसे तो कैंपा कोला के रैपिड ग्रोथ के पीछे का पहला रीजन कोको कोला का बेस्ट अल्टरनेटिव बना था, लेकिन इसने अपनी कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके भी खूब सारी कामयाबी हासिल की, क्योंकि कैंपा कोला ने अपनी एडवर्टाइजमेंट में मेनली यूथ जनरेशन को टारगेट किया था और सबके दिलों पर राज करने वाले सलमान खान को भी अपने ब्रांड का एम्बेसडर भी बनाया था। और साथ ही इनके ब्रांड का स्लोगन था द ग्रेट इंडियन टेस्ट, जो कि लोगों के बीच में खूब फेमस हुआ। और कुछ इसी तरह से कैंपा कोला ने मार्केट के अंदर कोको कोला की जगह हासिल की, और कैंपा कोला की वजह से मार्केट में आए कोको कोला के गैप को फिल करने में ज्यादा समय नहीं लगा। और कैंपा कोला ने अपनी पहली सॉफ्ट ड्रिंक से इतनी ज्यादा सक्सेस हासिल करने के बाद अपनी 2 और सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में लॉन्च की, जिनमें से एक थी कैंपला ऑरेंज एंड दूसरी थी कैंपला लिम एंड लेमन। और कैंपा कोला की तरह ही लोगों को ये दोनों फ्लेवर भी खूब ज्यादा पसंद आए, और इसके बाद कैंपा कोला धीरे धीरे सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर का लीडर बनते चला गया। और मैसिव सक्सेस हासिल करने के बाद इसने दिल्ली में अपनी 4 फैक्ट्री ओपन कर ली। वही अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर उनकी 50 से ज्यादा फैक्ट्री थी। और दोस्तों ऐसे ही कैंपा कोला इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में 15 सालों तक टॉप पोजीशन पे रहा, क्योंकि उस समय उनका इकलौता कॉम्पिटिटर था थम्स अप। लेकिन कोको कोला की तरह ही कैंपा कोला के ये सुनहरे दिन भी कुछ ज्यादा समय तक नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि कैंपा कोला के सक्सेस और फेलियर की वजह आगे चलकर कोको कोला ही बना था, क्योंकि साल
साल 1991 में इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई और इंडियन मार्केट को फॉरेन कंपनीज के लिए पूरी तरह से ओपन कर दिया गया, जिसके बाद बहुत सारे बड़े ब्रांड्स जैसे कि सोनी, सैमसंग, फोर्ड, टोयोटा एंड नोकिया जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया में एंटर हुई और इसी के साथ अगेन री एंटर हुआ कोको कोला इंडियन मार्केट के अंदर। और कोको कोला ने जैसे ही इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एंट्री ली, उसने सबसे पहले कैंपा कोला का डाउनफॉल शुरू कर दिया। वैसे दोस्तों, यहाँ पर ये विदेशी कोला ब्रांड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पहले ही इंडिया में अपनी जगह बनाने का ट्राई कर रहा था और उस समय के पीएम राजीव गांधी भी पेप्सी के वापसी के सपोर्ट में थे। इसीलिए पेप्सी ने इंडियन मार्केट में लिबरलाइजेशन के 2 साल पहले ही यानी कि साल 1989 में ही वापसी कर ली थी और यही वो टाइम था जब इंडिया में कोला वॉर शुरू हो गया था, क्योंकि पेप्सी की वापसी ने इंडिया में काफी पॉलिटिकल डिबेट शुरू कर दिया था। अब यहाँ तक कि थम्स अप के को फाउंडर प्रकाश चौहान ने भी इसका खूब विरोध किया, लेकिन इन सभी को इग्नोर करते हुए पेप्सी इंडियन मार्केट में अपनी पोजीशन इम्प्रूव करने में लगी हुई थी। अब उस समय पेप्सी और कोको कोला मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी, जिनके पास फंडिंग की कोई भी कमी नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने ब्रांड की मार्केटिंग पर बहुत सारे पैसे खर्च करे और कई सारे कैंपेन्स भी रन करे और इसका सीधा असर ये हुआ कि लोगों ने जल्दी पेप्सी और कोको कोला को दोबारा से अपनाना शुरू कर दिया और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कैंपा कोला जैसी कई सारी स्वदेशी सॉफ्ट ड्रिंक्स पर। मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक का कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लगभग कई सारी छोटी कोला ब्रांड्स की फैक्ट्री को बंद करना पड़ा और बाकी लोकल कंपनीज की तरह ही साल 2001 में कैंपा कोला को अपनी दिल्ली बेस्ड बॉटलिंग प्लांट को भी बंद करना पड़ा और आगे जाकर साल 2009 आते आते कैंपा कोला सिर्फ और सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित रहकर रह गया, जहां अभी भी इसका कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि आने वाले कुछ महीनों या सालों में ही आपको अपने एरिया के मॉल्स और मार्केट में कैंपा कोला के लोडेड ट्रक्स फिर से दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक बार फिर से मार्केट को डोमिनेट करने के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ वापस आ रहा है, वो भी रिलायंस जैसे जायंट लीडरशिप में। असल में रिलायंस ने कैंपा कोला को प्योर ड्रंक से 22 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि आखिर रिलायंस ने एक डूबी हुई कंपनी को एक्वायर करने के पीछे का क्या रीजन हो सकता है। अब इसे समझने के लिए हमें रिलायंस कंपनी के 45th एनुअल मीटिंग को देखना होगा, जिसमें रिलायंस कंपनी ने FMCG सेक्टर में एंटर करने का अनाउंसमेंट किया था। इस अनाउंसमेंट से एक बात तो साफ तरह से क्लियर हो जाती है कि टेक्सटाइल, एनर्जी, रिटेल एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसे सेक्टर में अपना कमाल दिखाने के बाद अब रिलायंस FMCG सेक्टर यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को भी डोमिनेट करने के लिए फुल प्रूफ प्लान बना चुका है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि आखिर FMCG सेक्टर ही क्यों? बेसिकली इंडिया में FMCG सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है और ये मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसमें फूड एंड बेवरेज, हेल्थ केयर, हाउस लोन एंड पर्सनल केयर शामिल है। और रिलायंस अपने रिलायंस रिटेलर बिजनेस के थ्रू FMCG सेक्टर में एंटर करके इंडियन इकोनॉमी के 4th लार्जेस्ट सेक्टर में भी अपनी पकड़ बनाना चाहता है और यही वो वजह है कि रिलायंस ने एक डूबी हुई कंपनी को एक्वायर करने का डिसीजन लिया और इसी तरह से रिलायंस अपने लीडरशिप में कैंपा कोला को एक बार फिर से वापसी करवाएगा। वैसे अब आपके हिसाब से क्या कैंपा कोला इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को फिर से एक बार डोमिनेट कर पाएगा या फिर नहीं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।